क्षेत्रमिति में हम ज्यादा से ज्यादा पढ़ेंगे अभी क्षेत्रफल विषय वाले, ठीक है ना। क्षेत्रफल के विषय में पढ़ेंगे, मतलब कि अभी हम पढ़ेंगे आज 2D। क्या पढ़ेंगे हम? 2D। 2D बोले तो टू डायमेंशनल। टू डायमेंशनल का मतलब समझ लीजिए दो दिशीय। दो दिशीय का मतलब होता है जिसमें दो दिशाएं होती हैं। दो दिशाओं का मतलब समझिए जरा कि इस प्रकार से होती है, एक होती है आपकी x और एक होती है y। मतलब ऐसे डायग्राम जो हम बना सकते हैं उन्हें 2D कहते हैं, और ऐसे डायग्राम जिन्हें हम बना नहीं सकते पेपर पेन की सहायता से उन्हें हम 3D कहते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें तो ये 2D पोर्शन है, इस 2D पोर्शन पर हम क्या क्या बना सकते हैं जरा वो देखिए। हम इस पर बना सकते हैं वृत्त, वृत्त के बाद वर्ग, वर्ग के बाद आयत, आयत के बाद त्रिभुज। ये सभी चीजें हम बना सकते हैं, और मोस्टली हम इन्हीं के त्रिभुज पढ़ेंगे। इन वर्ग के साथ हम चतुर्भुज भी पढ़ेंगे, ठीक है। चतुर्भुज पढ़ेंगे, बहुभुज पढ़ेंगे, ये सभी कुछ होते हैं। इतना कुछ हमें डीप में नहीं जाना है, लेकिन इतनी चीजें समझ लीजिए कि वृत्त आप बना सकते हो, वर्ग, आयत, त्रिभुज, चतुर्भुज, बहुभुज ये सब बना सकते हो। जैसे कि वृत्त अगर हम बनाने की बात करें तो इस प्रकार से वृत्त बन जाएगा। अगर हम वर्ग की बात करें तो ये वर्ग बन जाएगा, ये आयत बन जाएगा, इसके बाद त्रिभुज बन जाएंगे, ठीक है। चतुर्भुज मतलब कि आप कितने, ये चार भुजाओं वाले हो गए, ठीक है। इस प्रकार से आपके समलंब भी हो जाते हैं, समांतर भी होते हैं, और समचतुर्भुज भी होते हैं, ठीक है। बहुभुज में मतलब आपके पंचभुज, छठभुज, षटभुज जितने भी रहेंगे वो सभी आ जाएंगे आप। क्लियर है इतनी चीजें, ठीक है। तो इनमें से हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। देखिए जरा क्षेत्रमिति, ये जो क्षेत्रमिति चल रही है, इस क्षेत्रमिति के अंतर्गत सबसे पहले क्या स्टार्ट करना चाहिए हमें? त्रिभुज। देखिए सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं क्या? त्रिभुज, ठीक है। त्रिभुज के विषय में समझना है हमें। त्रिभुज क्या होता है पहले ये समझिए। देखिए त्रिभुजों के कई प्रकार होते हैं, त्रिभुजों के प्रकार बहुत सारे होते हैं, लेकिन कौन कौन से त्रिभुज हम समझने वाले हैं वो देखिए। जिसमें तीन भुजाएं होती, पहले तो त्रिभुज ये रही बात, क्या होती है जिसमें तीन भुजाएं होती हैं। इसके बाद इसके कोण की अगर हम बात करें तो कितने कोण होते हैं? तीन कोण होते हैं। कोण भी कितने होंगे? तीन। अब अगर कोण का योग की बात करें हम, कोण का योग कितना होता है? 180 है। कितना होता है? 180। अब एक और चीज समझ लीजिए, अंतः कोण प्लस बाह्य कोण, अंतः कोण प्लस बाह्य कोण, इनका योग भी कितना होता है? 180। और अंतः कोण और बाह्य कोण कहाँ, ये समझिए। ये जो होता है इसको कहते हैं अंतः कोण, और ये जो बाहर होता है इसको क्या कहते हैं हम? बाह्य कोण। तो अंतः कोण और बाह्य कोण ये चीज समझ में आ रही। अगर जैसे मान लो आपको अगर बाह्य कोण अगर दे दिया जाए, जैसे कि अगर मैं बात करूं बाह्य कोण अगर मान लो आपका 70 है, तो अंतः कोण बताइए कितना होगा? तो एक लाइन पर हमेशा ध्यान रखना एक सरल कोण बनता है। एक लाइन पर क्या बनता है? सरल कोण। और सरल कोण का मान होता है कितना? 180 डिग्री। कितना होता है? 180 डिग्री। अब अगर बात करें तो इतना कितना है आपका? 70। अगर ऐसा अगर हम कर दें तो इतना तो कितना हो चुका है? 70। तो ये बचा हुआ कोण कितना है? 70 घटा दीजिए इसमें से 110। बात समझ में आ गई। अब ये जो तीनों कोण होते हैं, इन तीनों का योग कितना होना चाहिए? 180। अंतः कोण और बाह्य कोण का योग कितना होता है? 180। ये लाइनें क्लियर हो गई। एक सरल रेखा पर कितने डिग्री का कोण बनता है? 180 डिग्री का। ये सरल रेखा ध्यान रखना, ये सरल रेखा होती है, इस पर कितने का कोण बनता है? 180 डिग्री। क्लियर है ये चीजें, ठीक। अब त्रिभुजों के हम प्रकार देखेंगे कि कौन कौन से त्रिभुज होते हैं और उनके क्षेत्रफल किस प्रकार से निकलते हैं। क्लियर, इतना नोट करो, देन आगे चलते हैं। जितने भी त्रिभुज पढ़ने उसमें मोस्टली एक जो सबसे आपका इंपॉर्टेंट होता है वो होता है समकोण, ठीक है। समकोण त्रिभुज की एक खासियत ये है कि ये समकोण त्रिभुज कुछ इस प्रकार से होता है, जहां पर एक कोण कितने का बनता है? 90 का, ठीक है। लेकिन ये समकोण त्रिभुज अपने आप में समकोण त्रिभुज ही नहीं, ये साथ में वर्ग और आयत को भी ले जाता है। कैसे? अगर इसकी बात करें तो इसको थोड़ा सा और बढ़ाएं इस प्रकार से, ये आकृति क्या बन गई? वर्ग बन गई। अगर इस आकृति को थोड़ा सा और अगर ऐसा खींच दें तो ये क्या बन गया? आयत। और इनमें भी तो 90 बनते हैं, ठीक है ना। और इसके साथ साथ ये समबाहुभुज को भी ले जाता है, मतलब समचतुर्भुज को भी ले जाता है। देखिए जरा, मैं आकृति समझा रहा हूं, अभी आप समझना जरूरी। ये समचतुर्भुज है और ये समांतर चतुर्भुज है। वर्ग को टेढ़ा करने से समचतुर्भुज बनता है,
और आयत को टेढ़ा करने से समांतर चतुर्भुज। अब यहाँ पर क्या होता है कि इनके जो विकर्ण होते हैं एक दूसरे को कहाँ काटते हैं, 90 पर। तो इनके विकर्ण भी कहाँ काटते हैं एक दूसरे को, 90 पर। कहने का मतलब आप देख रहे हैं 90 कितनी जगह है, और जहां जहां 90 लगा वहां वहां आपको 5G हो जाएंगे आप, ये निश्चित बात है। बस एक चीज जो अभी बताने वाला हूँ उसको कर लेना, समझे गए? ठीक है, अब मैं कराता हूँ, देखिए जरा। त्रिभुजों को तो बाद में देखना, पहले आप ये चीज देखें। पहले आपको ट्रिप्लेट्स बनानी आना चाहिए। क्या आना चाहिए? ट्रिप्लेट्स। और ट्रिप्लेट्स याद ही करनी होगी। क्लियर है? तो ट्रिप्लेट्स में एक बार बता देता हूँ। अभी तक मैंने आपको सम और विषम अलग अलग निकलवाई है, मैंने दोनों अलग अलग निकलवाई। आज मैं आपको एक ही बताऊंगा और उसमें से 2 निकालेंगे। ठीक है, एक ही बताऊंगा और उसमें से 2 निकाल लाएंगे। ठीक है, जरा ध्यान से देखें। एक मैं बताऊंगा, उसके बाद आगे की आप बनाएंगे पूरी। सबसे पहले मैं अगर ले लेता हूँ, सम संख्या उठाई मैंने, सबसे छोटी कौन सी है, मतलब 2 होती है, 2 के बाद वाली से उठाना है हमें। कौन सी उठाई? 4। 4 का जरा आधा करो, 4 का आधा कर दिए, कितना आया? 2। 2 का वर्ग करिए, कितना आ गया? 4। 1 जोड़ दीजिए, 1 कम कर दीजिए। तो 4 में 1 जोड़ा तो 5, और 4 में से 1 गया तो 3। और जो संख्या उठाई थी ना उसको लिख दीजिए, आप चाहो तो बीच में लिख दो, आगे लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। 4 3 5 या 3 4 5। पहली तो फ्लैट समझ में आ गई, 3 4 5। इसको थोड़ा सीक्वेंस में ही लिखें, हमेशा एक क्रम में लिखना, एक छोटा फिर बड़ा फिर उससे बड़ा। ठीक है, 3 4 5। क्लियर हो गई? 3 4 5। अभी 4 उठाया था, 4 के बाद बोली क्या आएगी? 6। 6 का आधा करो, 3। 3 का वर्ग करो, 9 में से 1 जोड़ दो, 9 में से 1 घटा दो, 8। और ये क्या था? 6। 6 8 10। क्लियर हो गई? 6 8 10। अब 6 के बाद क्या आएगी सम संख्या, बोलिए? 8। 8 का आधा करो, 8 का आधा कितना हो गया? 4। 4 का वर्ग करो, 16। 1 जोड़ दो, 1 घटा दो, 15। और क्या लिए थे? 8 15 17। ये तीसरी आ गई, ये दूसरी थी। ठीक है, ये पहली थी। और अब मैं आपको बता दूं, पहली और दूसरी एक ही है। वो कैसे? तो इसमें 2 का भाग दे दो, इसमें 2 का भाग दे दो। 2 का भाग देंगे तो 2 तिया 2 चौके 2 पंजे, आ गई पहली बार। क्लियर है? ठीक है, फिर जी अपन ने 8 लिया, 8 15 17। अब क्या 8 के बाद क्या लेंगे आप? 10। 10 का आधा, 10 का आधा हो गया 5। 5 का वर्ग 25। 25 में 1 जोड़िए, 26। और 1 घटा दीजिए, 24। इधर क्या लिए थे? 10। ये क्या आया? 10 24 26। 2 का भाग दे दो, 2 का भाग दे दो, 2 पंजे 10। 2 से 12, 2 से 13। ये आ गई आपकी 5 12 13। बात समझ में आ गई? ये भी चल रही 10 24 26 और 5 12 13, ऐसे ही जोड़े में आनी है। अब सबकी सब देखिए। 10 के बाद फिर क्या लेंगे? 12 ले लीजिए। 12 का आधा तो सीधा लिख दूं, 12 का आधा लिख दूं, 6 का वर्ग। अब 6 का वर्ग बोलिए? 36। 1 जोड़ दीजिए, 1 कम कर दीजिए, 1 कम करेंगे तो कितना हो गया? 33। आगे क्या लिया था? 12 12 35 37। ये आ गई। अब इसके बाद क्या लीजिए आप? 14। 14 का आधा 7 का वर्ग 49 में 1 जोड़ दो, 1 घटा दो 48। और आगे क्या था? 14। 2 का भाग दे दो, 2 सत्ते 2 से 24, 2 से 25। ये आ गई 2 और आपकी 7 24 25 दिया। आ रही है एक ही चीज से 2 2। अब 2 2 बार नहीं बनानी पड़ेगी, एक ही बार में आ जाएंगे आपके 2 2। ठीक है, 14 के बाद क्या लेंगे? 16। अब आप निकालें आगे तक की। ठीक है, 16 हो गई, फिर 18 निकालें, फिर 20 निकालें। ठीक है, और फिर 22 निकालें। यहाँ तक आपको निकालें, अभी निकालें। देखो क्या लिखा गया आपकी? ये 16 18 20 वाली भी लिखा गई। इनके अंदर 2 2 छिपी है, इनके अंदर 2 2 आई है। ठीक है, चलो एक बार और देखो जरा। सबसे पहले बोलिए जरा, एक क्या थी आपकी? 3 4 5। फिर कौन सी थी? 5 12 13। ठीक है, अच्छा एक सम वाली आ जाती है, एक विषम वाली आ जाती है। 4 5 6। फिर 6 के बाद 6 8 10। फिर बोलिए 7 24 25। फिर 8 15 17। फिर 9 40 41। फिर 10 10 के बाद 10 10 10 10 24 26। और फिर 11 60 61। फिर 12 35 37। क्लियर हो रही है चीजें?
ठीक है, यहाँ तक लिख लिए थे और इससे आगे तो नहीं है। इतनी सारी सब आपको याद होना चाहिए, इनको बिल्कुल आप देख लीजिए। ठीक है, एक बार बोल के देखो, 3 4 5। अच्छा ये सभी ध्यान रखना, ये सभी क्या है? कर्ण है। सिर्फ आपको पहचानना किससे? कर्ण से। ये सभी क्या है आपके? कर्ण है। एक और लिख लो जरा, एक और लिखें, एक और समझ में आएगी। ढाई 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 ढाई। चलो गुना करो, ये वाली भी इंपॉर्टेंट है। 25 की 75 बोले तो 7.5, 25 चौके 100 10 और 25 पर ये 125 12.5। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी लिख लो। ठीक है, और एक और लिख लो 3 एक मिनट 20 20 20 20 6 8 10 6 8 10 6 8 10 कैसे बनी? 3 4 5 4 4 4 3 चौके 12 4 चौके 16 5 चौके 20। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी नोट कर लो बेहतरीन तरीके से। एक जगह पर बिल्कुल ऐसे रख लेना कि ये देखते से ही और आप आंसर दोगे। ठीक है, उसका नाम है समकोण त्रिभुज। मैं एक एक त्रिभुज बताऊंगा आपको बीच बीच में, पहले आप ये देखते रहे। कौन सा त्रिभुज देख रहे हैं? समकोण। ध्यान से देखें, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में अगर हम बात करें तो इस प्रकार से बनता है ये समकोण त्रिभुज। एक कोण बनता है कितने का? 90 का। 90 के सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण होती है। क्या होती है? कर्ण। और जो भी आड़ी रहती है उसको हमेशा कर्ण कहेंगे, जो आड़ी रहेगी उसे कर्ण कहेंगे। इसके बाद अगर हम बात करें तो आगे की जो पोर्शन है लंब और आधार, ये लंब और आधार जो है ज्यादा से ज्यादा मैंने बताया था आपको त्रिकोणमिति में। फिर भी देख लीजिए यहाँ पर कि अगर यहाँ कोण बन रहा है तो इसके सामने वाली भुजा हमेशा लंब रहेगी, ये लंब रहेगी। और नीचे वाला क्या बनेगा? आधार। लंब आधार अपने आप से बदल सकते हैं जब ये कोण के मान बदल जाए। क्लियर है इतनी चीजें? ठीक है, सबसे बड़ी भुजा क्या होती है समकोण में? सबसे बड़ी भुजा, सबसे बड़ी भुजा क्या होती है? कर्ण। और कर्ण कहाँ होती है? आड़े में। कैसी रहेगी? आड़े में। ध्यान रखना ये सभी जो मान दिखाई दे रहे हैं ये काय के हैं? कर्ण के हैं। आपको सिर्फ कर्ण पहचानना है और कुछ नहीं, सिर्फ क्या पहचानना है? कर्ण। और कर्ण देखते से ही आप आंसर देंगे। क्लियर है? ठीक, चलिए तो ये हो गया सबसे बड़ी भुजा कौन सी होती है? कर्ण। और कोण के सामने वाली भुजा लंब। कोण के सामने वाली भुजा क्या रहेगी आपकी? लंब। ठीक है, और बची हुई क्या रहेगी? आधार। शेष भुजा क्या है आपकी? आधार। शेष भुजा है आपकी आधार। ठीक है, चलो इतना होने के बाद अब आते हम सीधे कहाँ? क्वेश्चनों पर। क्लियर? क्वेश्चन हो जाता है ना? एक समकोण त्रिभुज में ज्यामितीय आधार से लंब की लंबाई कितनी बड़ी है? 4। किससे? आधार से। आधार से 4 बड़ा होना चाहिए लंब, और कर्ण जो है उससे भी 4 सेंटीमीटर बड़ा होना चाहिए। ज्ञात क्या करना है? कर्ण। ऑप्शन पर ध्यान दें, 12 10 20 8, ये 4 ऑप्शन है और ये लिखे आपके सामने कर्ण। ठीक है, देख लीजिए क्या 12 है कहीं कर्ण पर? नहीं है, मतलब पहला ऑप्शन खत्म। 10 है? हाँ है, उसको उठा लाओ जरा। 6 8 10 वाली पूरी उठा लाइए। ठीक, इसका देखो जरा 20 है कर्ण पर? है, इसको भी उठा लाओ। 12 16 और 20। और क्या 8 है? नहीं है, 2 खत्म हो गए, 2 ही ऑप्शन जिंदा है। और अब जरा देखिए आप क्या कहा है कि आधार से लंब 4 सेंटीमीटर बड़ा होना चाहिए। इधर अंतर देखो कितने का है? 2 का। इधर अंतर कितने का? 2 का। क्या ये हो सकता है? यहाँ तो 2 का अंतर, यहाँ देखो 4 का, यहाँ देखो 4 का। आंसर समद्वि बाहु त्रिभुज क्या है? समद्वि बाहु ना। ठीक है, पहले समद्वि बाहु त्रिभुज को समझ लीजिए। ठीक है, इसके बाद अच्छा मैंने अभी समकोण त्रिभुज में आपको क्षेत्रफल नहीं बताया, ध्यान रखना। किसी भी चीज के मैंने अभी क्षेत्रफल नहीं बताया। समद्वि बाहु त्रिभुज को समझिए। सम मतलब होता है समान, द्वि मतलब होता है 2, बाहु मतलब भुजाएं। बाहुबली समान 2 भुजाएं। ठीक है ना, जिसकी बाहु में हो बल वो रहता, वो क्या कहलाता? बाहुबली। ठीक है, तो ये समद्वि बाहु जिसकी क्या हो? 2 भुजाएं कैसी हो? समान। तो देखिए जरा 2 भुजाएं समान, कुछ इस प्रकार से, तो कुछ इस प्रकार से। ठीक है, जब कोणों के मान अलग अलग हो जाएं
तब ये समद्विबाहु त्रिभुज बनेगा जिसकी दो भुजाएं कैसी होती है, समान। एक और चीज समझ लो, इस वाली भुजा के सामने वाला कोण और इस वाली भुजा के सामने वाला कोण हमेशा बराबर। ठीक, जब दो भुजाएं बराबर तो उनके कोण भी है नीचे वाले बराबर, यही अलग होगा बस। क्लियर। ठीक, जबकि यहाँ पर जब अगर हम बात करें तो एक समकोण त्रिभुज बनाएगा जिसमें भी बना देगा आपको दो भुजाएं बराबर। ये हो गई समद्विबाहु त्रिभुज की कंडीशन। बात समझ में आ रही? समद्विबाहु जिसमें दो भुजाएं समान, इधर भी दो भुजाएं समान। समद्विबाहु त्रिभुज जब आता है तो यहाँ पर क्षेत्रफल कैसे निकलता है वो समझिए बस आप। क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। इसके लिए अगर हम बात करें तो ये आधार होता है, ठीक है, और ये ऊंचाई होती है, ये बात। ठीक, यहाँ पर ऊंचाई मिलेगी नहीं, ऐसे डाल देंगे, ठीक है ना। तो ये वाली ऊंचाई भी निकाल लेंगे, चिंता मत करिए आप। ये वाली ऊंचाई हो गई और ये क्या हो गया, आधार। ये हो गया आधार और ये हो गई ऊंचाई। तो आपका जो क्षेत्रफल का फॉर्मूला निकलेगा वो क्या होगा, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। एक और चीज समझ लीजिए कि परिमाप क्या होता है। परि का माप, परि का माप मतलब परि परि पर चलो, और परि बोले तो बाहरी वाली, ठीक है। तार फेंसिंग करते हो तो जो बाहर वाली जो होती है ना उसे परिमाप कहते हैं। जब आप मेड़ ही मेड़ चलो, खेत में अगर आप चल रहे हो तो ये मेड़ मेड़ पर ही चलना कहलाता है परिमाप, ठीक है। और जब आप अंदर चलने लग जाओ उसे कहते हैं क्षेत्रफल। ठीक, अंदर वाले को और बाहर वाले को परिमाप। अब कितनी भुजाएं हैं जरा वो देखो। अगर मैं बात करूं त्रिभुज में भुजाएं कितनी, 3। अब आपको तो ऐसे एक पॉइंट ये ए बी और ये सी हो गई, 3 हो गए। यहाँ से चलना स्टार्ट किए तो यहाँ से यहाँ तक एक स्मॉल ए मिला, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक जब आना स्टार्ट किए तो स्मॉल बी मिला, और यहाँ से जब इस तरफ आए तो स्मॉल सी मिला। तो बताइए परिमाप क्या हो जाएगा, तो परिमाप हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी। बोले तो तीनों भुजाओं का योग, तीनों भुजाओं का योग, तीनों भुजाओं का योग क्या कहलाता है, परिमाप। त्रिभुज के सभी परिमाप ऐसे ही निकलते हैं। ठीक, चतुर्भुज में कितनी भुजाएं आ जाएंगी तो फिर वहां पर परिमाप क्या बनेगा, चारों भुजाओं को जोड़ देंगे। क्लियर है? ठीक, 3 भुजाएं हैं तो तीनों भुजाओं को जोड़ दो, परिमाप आ जाएगा। परिमाप के नाम भी समझ लो, परिमाप को ही परिधि कहते। परिधि शब्द हम ज्यादातर सुनते व्रत में, किसमें सुनते हैं, व्रत में। लेकिन परिधि मतलब यही होता है, परिमाप सरकमफेरेंस, ठीक है, पैरामीटर और परिमाप परिधि सब नाम यही है। क्लियर है? पैरामीटर बोलो, सरकमफेरेंस बोलो, या फिर परिमाप बोल दीजिए, परिधि बोल दीजिए, सब नाम एक ही है। क्लियर है? ठीक, चलिए यहाँ तक इतना नोट। एक समद्विबाहु त्रिभुज का क्या दिया गया है, परिमाप। ठीक है, तो ये समद्विबाहु त्रिभुज ये बना लिए हम, दो भुजाएं तो बराबर होंगी, ठीक है। और परिमाप कितना कहना चाह रहा है, 32। ठीक है, तो हमने लिख दिया कि a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू क्या होता है, 32। तीनों भुजाओं का योग कितना होता है, 32, जिसमें से दो भुजाएं तो बराबर होंगी, ये तो निश्चित है। समद्विबाहु कह रहा मतलब दो भुजाएं बराबर है। अब ये इन्होंने कहा है कि 6/5, तुम्हें नहीं पता भूल जाओ तुम तो, 6/5 तोड़ना नहीं आ रहा ना, कोई बात नहीं। इसको देखो जरा, दो भुजाएं, अगर मैं ऐसा भी कह सकता हूँ 6 6 5 बन जाए, या फिर ऐसा भी हो सकता है 5 5 6 बन जाए, तो कोई दिक्कत नहीं। अब तुम्हें नहीं मालूम कि कौन सा वाला सही है तो कोई दिक्कत नहीं, एक बार तीनों को लिख के देखो, 6 6 प्लस 5, और एक बार इसको लिखो जरा कितना हो रहा है, 5 5 5 5 और 6, दोनों को जरा जोड़ो तो जरा 6 6 12 5 17, इधर जोड़ो 5 5 10 और 6 16, किससे कटेगा 32, किससे कटेगा 32, 16 से। मतलब भुजाएं कौन कौन सी होंगी, 5 5 6, मतलब कौन सा त्रिभुज सही है, ये वाला, और ये वाला त्रिभुज नहीं है। बात समझ में आ गई, ये त्रिभुज नहीं है मतलब ये मिटा दीजिए। तो अब जरा देखिए कि हम अपना परिमाप कितना कह रहे हैं, 5 और 5 10 और 6, अपन कह रहे हैं कितना, 6 कितना कह रहे हैं, इनकी चीज अपनी चीज एक बराबर, एक बराबर 2। तो ये वाली भुजा, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा आ गई। पहली भुजा कितनी आई, 10, दूसरी भुजा भी कितनी आई, 10, और सी बराबर कितना आया, 12। क्या ये लाइनें क्लियर हुई, किसको नहीं हुई अभी बता दो, हो गई क्लियर। अपना परिमाप था 16, इनका था 32, एक बराबर 2, भुजाएं आ गई। अब देखो जरा क्षेत्रफल कैसे निकलता वो समझिए, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। अब 1/2 आधार तो है तुम्हारे पास, ऊंचाई नहीं है, आधार का हो गया कहाँ, ये रही, कितनी है 12, ठीक है। ऊंचाई की रह गई बात, ठीक है। इसका तो ऑप्शन है आपके पास, है या नहीं, मैं पहले एक बार चलो ऑप्शन से नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर अगर मैं कह भी देता ना 3 और 4 है, क्योंकि 12 किससे बनता है, 3 गुणा 4 से, तो जो ऑप्शन 3 से कट जाए वो आंसर। पहली बात भाई 3 और 4 का गुणज है,
जो ऑप्शन 3 से कट जाए वो आंसर, लेकिन सभी कट रहे तो कोई बात नहीं, आ जाओ अपनी विधि पर। ठीक, अब जरा ध्यान से देखना, ये डाल दिया अपन ने लंब, यही है क्या ऊंचाई, यही है ऊंचाई। ये कितनी आई 12, ये कितनी है, ये कितनी है 10, काम खत्म। ये अगर 12 है तो ये बीच में से डल गया तो ये कितनी बची, ये कितनी हो गई, और ये चाहिए ना भाई साहब, ये क्या है करण, और करण है कहीं 10, कहाँ है, ये रहा, तो ये 10 और ये 6 तो ये 8, खत्म, लगा दो 8, 2 चौकी 12 चौकी 48, आंसर। जरा ध्यान से देखें, यदि किसी त्रिभुज का परिमाप कितना है 28 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत नहीं है। जरा ध्यान से देखें, ये रहा त्रिभुज, इसका परिमाप कितना कहा गया है 28 सेंटीमीटर है, जिसकी अंतः त्रिज्या, अब अंतः त्रिज्या समझना होगा, मतलब है ये है कि अंदर की ओर एक त्रिभुज बना, अंदर की ओर एक वृत्त बना है, क्या बना है, एक वृत्त। देखो अंतः वृत्त होता है और एक बाह्य वृत्त होता है, एक होता है अंतः वृत्त और एक बाह्य वृत्त। यहाँ पर क्वेश्चन अंतः त्रिज्या का है, इसका मतलब है कि यहाँ से त्रिज्या ढली है, बात समझ में आ गई, ये अंतः त्रिज्या है r, क्लियर हो गई बात, ठीक है। ये अंतः त्रिज्या हो गई कितनी r, ठीक। अब यहाँ से अपने पास ज्यादा जानकारी उपलब्ध है नहीं, r बराबर बस दिख रहा है कितना 3.5, कितना दिख रहा है 3.5। जरा एक नजर इधर मारे, एक नजर में, एक नजर में, एक नजर में, लिखवाई थी, अब भी लिखवाई थी 3.5, 10, 7.5, ऐसी कुछ थी ना, 12.5, अच्छा 12.5, ओके ओके, यही थी ना, अच्छा 7.5 से थी, 12.5, अच्छा 7.5 से थी, ठीक है ना, 7.5 से थी, ठीक है, ओके ओके, कोई दिक्कत नहीं, चल उसको छोड़ दो अभी। फिलहाल यहाँ देखो, ये अगर त्रिज्या है तो मैं जरा इसको यहाँ से मिला लिए और इसको भी यहाँ से मिला ली और इसको भी यहाँ से मिला ली, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही। कितने त्रिभुज बन गए जरा देखो ध्यान से, ये वाला मिटा लो, इसकी जरूरत नहीं हमें, अंतः त्रिभुज की बात कर रहे हैं। एक आर ये है, एक आर ये है, अच्छा एक आर यहाँ बनेगा, ये बना, और एक आर ये बना, ये आर है, ये आर है, ये आर। इतनी चीजें समझ में आ रही, ठीक है। अब इतना होने के बाद अगर हम बात करें तो ये कितना हो गया आपका आर, आर 3.5 है, और यहाँ पर भुजा नहीं मालूम है, चलो नाम दे दूं A B C, इतना ठीक है, A B C। अब ये वाली भुजा भी नहीं मालूम, तो एक काम करते, ये वाला त्रिभुज देखना जरा ध्यान से, सिर्फ इतना इतना उठाया है, इसका नाम यहाँ पर खोद दे दिए। क्या इतना दिखाई दे रहा है आप सभी को, इतना दिखाई दे रहा है, दिख रहा है या नहीं, तो ठीक है, फिर कोई दिक्कत नहीं, लगा दो। क्षेत्रफल ज्ञात करना है ना, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, आधार कितना है BC, ठीक है, आधार कितना है, ऊंचाई कितनी है 3.5, लिख दिए। अब ऐसा एक त्रिभुज है, ऐसा ये वाला देख लो, दिख रहा है क्या, इसका भी त्रिभुज क्या, इसका भी क्षेत्रफल क्या होगा वो बोल दो, यही होगा ना, ठीक है। 1/2, 1/2, आधार कितना है AB, और ऊंचाई कितनी है 3.5, आर है वो तो, ठीक है। ऐसा दूसरा हो गया। अब इस तरफ वाला बोल दो, इस तरफ वाला बोल दो, 1/2, आधार कितना रहेगा इसका AC, और ऊंचाई कितनी रहेगी R, R बोले तो 3.5। क्या इतना समझ में आया, सबके त्रिभुज के क्षेत्रफल लिख दिए, और क्षेत्रफल अगर हमने तीनों के लिख दिए तो तीनों से मिलकर ही पूरा बड़ा त्रिभुज बना है, तो क्या सबको जोड़ दें, जोड़ दिए, आ गया क्षेत्रफल या नहीं बता दो अभी, क्या इतना समझ में आया। एक बार और देख लो, ये रहा आधार गुणा ऊंचाई 1, आधार गुणा ऊंचाई ये वाला, आधार गुणा ऊंचाई ये वाला, और तीनों को जब जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, एक पूरा त्रिभुज, और पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। और इसके बाद देखो जरा कॉमन क्या है, 1/2, और 3.5, 3.5, 3.5 भी है, बाहर निकाल दो 3.5। अब अंदर क्या बचा जरा देखो, BC प्लस AB और प्लस AC, और तीनों भुजाओं का योग क्या बनता है परिमाप, और परिमाप कितना दिया 28, 2
1/2 3.5 गुणा 28। पॉइंट हटाना चाहोगे हटा ले, कितना लगा दे 10। 2 से कितनी बार 14 बार, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, 2 से 7 बार, 7 सतैया 49। यही आंसर। समझिए समरूप त्रिभुज क्या होता है। नाम में लिखा हुआ है सम मतलब समान, सम मतलब समान, रूप मतलब रूप, जिसका रूप कैसा हो समान। रूप समान होना चाहिए लेकिन उसकी लेंथ जो है वो बड़ी छोटी हो सकती है। कहने का मतलब ये है कि अगर ये त्रिभुज है तो रूप तो इसका भी बिल्कुल इसी के जैसा ही है ना, लेकिन ये छोटा है तो ये बड़ा है। अच्छा, इनको कहते हैं समरूप त्रिभुज, जिसके रूप समान होते लेकिन भुजाओं के ये जो माप होती वो अलग अलग हो सकती है। समरूप का मतलब समझिए, देखो इधर समरूप में रूप कैसा रहेगा, आकार समान, ठीक है, और भुजाएं कैसी रहेंगी, असमान। भुजाएं कैसी रहेंगी, असमान, असमान। भुजाएं कैसी है, असमान। जैसे कि अगर ये 5 है तो ये 10, ये 6 है तो ये 12, और अगर ये 7 है तो ये 14। देख लो रूप रंग एक जैसा, और इसके भुजाओं के मान कैसे अलग अलग। लेकिन एक और त्रिभुज आता है, जरा वो भी बता देता हूँ। सर्वांग सम, यहाँ नहीं आते पेपर में, इसके क्वेश्चन नहीं आते। सर्वांग सम, सर्वांग सम कहता है कि रूप भी एक जैसा होना और लेंथ भी एक जैसी होना। बात समझ में आ गई। दोनों चीज कैसी होना चाहिए, एक जैसी। इसे क्या कहते हैं, सर्वांग। आप कहेंगे सर्वांग सम आकृतियां कैसी होती है, त्रिभुज में ही नहीं होती। सर्वांग सम आप कहीं भी देख सकते हैं, जैसे कि आपकी कॉपी के पेज, ये क्या है आप खुद देखो, कॉपी के पेज देखो जरा कैसे हैं, कैसे कैसे बता पा रहे कि ये सर्वांग सम ही है। एक के ऊपर एक ढांक दे रहा है। जो चीज अपने आप को पूरा कवर कर दे उसे सर्वांग सम, और जो चीज अपने आप को पूरा कवर ना कर पाए वो समरूप। ठीक है, अब पेपर की कॉपियों के पेजेस की बात करता हूं। देखो जरा, ये कॉपी है, ठीक, इसका ये जो पेज है, इस वाले पेज को पूरा ढक दिया, पूरा ढक दिया। इसका मतलब है ये क्या है आपका सर्वांग सम। क्या है, सर्वांग सम। अगर यही चीज मैं इधर ले लूं, ये देखिए, यही चीज इधर ले ली मैंने, रूप तो एक जैसा ही है, रूप तो एक जैसा ही है, आयत आकार ही है, ठीक है। लेकिन अगर मैं इस पेज से इस वाले के पेज को ढांकने का प्रयास कर दूं, ठीक है, अगर मैं इसको, आप तो ऐसे ही देख लो, ये देखो, ये कॉपी है और ये कॉपी, ये दोनों एक जैसी है, ठीक है, देखने में आयत आकार ही है ना, रूप एक समान है। लेकिन बात ये हो रही क्या, इसको ये पूरा कवर कर पा रही है, इसकी लेंथ देखो इससे ज्यादा हो गई, ठीक है, ये समरूप है। इसे क्या कहते हैं, समरूप। लेकिन अगर मान लो पूरा पूरा ढक देती तो उसे, बात समझ में आ गई। सर्वांग सम और समरूप समझ में आया। अब जरा यहाँ देखिए, तो सर्वांग सम की हमें यहाँ जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ किसकी आवश्यकता है, समरूप। समरूप त्रिभुज। इतना लिखने के बाद मैं आपको एक और चीज बता दूं कि इनमें संबंध होता है। क्षेत्रफल का भुजा के साथ संबंध देखिए, क्षेत्रफल का भुजा के साथ संबंध, और क्षेत्रफल का भुजा के साथ संबंध अगर मैं इसका नाम दे दूं ए, इसका नाम दे दिया ए, बी और ये सी, और ये क्या हो गया आपका डी ई एफ। क्लियर है इतना। तो यहां पर होता है बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ देखिए जरा, भुजाएं, रूप कैसा रहता है, समान, और भुजाएं कैसी रहती हैं, ध्यान से समझना, ठीक है। इनमें 2-3 संबंध है, आगे चल के क्वेश्चन आएंगे। जब क्षेत्रफल की बात करता है और भुजाएं दी हो, क्षेत्रफल और भुजाओं के विषय में बात कर रहा है, तब क्या होगा कि त्रिभुज बड़े वाले का क्षेत्रफल आप कहीं भी रख सकते, कोई दिक्कत नहीं। त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी, और नीचे रखेंगे इसका एरिया ऑफ त्रिभुज डी ई एफ। और इतना रखने के बाद यहाँ पर भुजाएं देख लीजिए, कोई सी भुजाएं ले सकते हो, आपकी मर्जी कौन सी भुजाएं लेना चाहते हो, लेकिन संगत भुजाएं लेना। लेनी कैसी है, संगत। संगत का मतलब अगर ये भुजा ले रहे हैं तो ये वाली लेनी, अगर ये वाली ले रहे हैं तो ये वाली लेनी, और नीचे वाली ले रहे हैं तो ये वाली लेनी।
कौन सी वाली भुजा भुजा लेना चाहोगे? कोई सी भी ले लो। AC लेना चाह रहे हैं तो बड़ी ली हमने अगर AC, तो इधर लेंगे DE। और यहाँ पर समझ लेना कि जब त्रिभुज का क्षेत्रफल चल रहा हो और भुजाओं के विषय में बात करी गई हो तो इनका स्क्वायर किया जाएगा। क्या किया जाएगा? स्क्वायर। और अगर ऐसा स्क्वायर नहीं तो सीधा एक ही बार में स्क्वायर लगा दो, AC अपॉन DE, और इसका क्या लगा देंगे? टोटल स्क्वायर। कोई दिक्कत तो नहीं है। ये संबंध किस चीज में आया? भुजाओं। यही की यही संबंध आता है आपका किसके साथ अगर बात करें तो परिमाप के साथ। किसके साथ? परिमाप। परिमाप का मतलब है तीनों का क्षेत्रफल देंगे और परिमाप देंगे एक तरफ का, तो दूसरे तरफ का निकलवा लेंगे, कर दोगे। इस तरफ रखना होगा बस परिमाप इस भुजाओं की जगह पर। एक और चीज आती माध्यिका, ऐसी ये माध्यिका डाल देंगे और माध्यिका के नाम दे दो। इसका नाम M दे दो, इसका नाम N दे दो। तो जब माध्यिका की बात करेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल इधर देके रखेंगे, एरिया ऑफ त्रिभुज ABC, और यहाँ पर रहेगा एरिया ऑफ त्रिभुज DEF। और अगर माध्यिकाओं के विषय में अगर बात करें तो माध्यिका क्या हो जाएगी? DM अपॉन AN, और इनका भी क्या रहेगा? स्क्वायर। ये संबंध लिख लीजिए और ये वाले क्वेश्चन का आंसर दीजिए। दो समरूप त्रिभुज में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात कितना कितना है? 1:3। और बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है? 72। याद क्या करना है? छोटे त्रिभुज। तो जब हम क्षेत्रफल जानते हैं कि समरूप त्रिभुज में किस प्रकार से होता है, एक त्रिभुज ये रहा, एक ये रहा, ठीक है। भुजाओं का अनुपात अगर इसकी 1 है तो इसकी 3 है। तो और ये क्षेत्रफल किसका है? बड़े का। इसका 72 दे के रखा है और इसका ज्ञात करना है। सिर्फ इतनी सी बात। तो हमने कहा क्षेत्रफल कैसे लिखते हैं? तो बड़े का क्षेत्रफल बटे छोटे का क्षेत्रफल, बड़े का क्षेत्रफल बटे छोटे का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर क्या आएगी? बड़ी भुजा बटे छोटी भुजा, ठीक है। आप अगर ऊपर नीचे रख भी दोगे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, मैं बार बार कह रहा हूँ। पलट सकते हैं आप, छोटा क्षेत्रफल ऊपर रखो, बड़ा क्षेत्रफल नीचे रखो। तो छोटी भुजा ऊपर रखना और बड़ी भुजा नीचे रखना, बात एक ही है। अब बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है? 72। छोटे का आपको ज्ञात करना है x। अब बड़ी भुजा कितनी है? 3, और छोटी भुजा कितनी है? 1, और इसका क्या लगाना है? वर्ग। यहाँ से देख लीजिए 72/x बराबर 3 का वर्ग 9, बटे में 1 का कोई मीनिंग नहीं है। 9 8 72, x बराबर 8। आंसर या क्षेत्रफल और परिमाप का विषय में बात करें तो परिमाप का क्या करना? वर्ग। जब क्षेत्रफल की बात करें और एक जगह पर किस चीज की बात करें? माध्यिका की बात करें, या फिर ऊंचाई की बात करें, या फिर शीर्ष लंब की बात करें तो इनका स्क्वायर करना। लेकिन अब अगर भुजा दें और ऊंचाई दें, यहाँ पर संबंध भुजा और ऊंचाई का, भुजा और ऊंचाई का, तो बस यहाँ पर भुजा और ऊंचाई का जब संबंध आएगा तो भुजा के नीचे भुजा, ऊंचाई के नीचे ऊंचाई, यही रहेगा संबंध, ठीक है। भुजा के नीचे भुजा और ऊंचाई के नीचे ऊंचाई। अगला क्वेश्चन करके देखते हैं। यदि दो समान त्रिभुज की समरूप भुजाओं का अनुपात कितना कितना है? 2:3, तो उनकी समरूप ऊंचाइयों का अनुपात ज्ञात करें। देखो समरूप बोला है, समान माप नहीं बोला है। बात क्या हो रही है? समरूप बोल रहा है, समान माप नहीं कह रहा है। कहने का मतलब इस प्रकार से, ये देखो अलग अलग त्रिभुज हैं। अब इनकी भुजाओं का अनुपात मान लो कि अगर ये 2 है तो ये कितनी है? 3। और अब ज्ञात क्या करना है? ऊंचाई इसकी h1 मान लो, इसकी कितनी मान लो? h2। और ये ऊंचाई, समरूप ऊंचाइयों का अनुपात ज्ञात करें। समरूप ऊंचाई मतलब ऐसी वाली, अगर हो सकता था तो एक ऐसी डल जाती तो एक ऐसी भी डल जाती, तो ये अलग अलग वाली हो जाती। बात समझ में आ रही? ठीक है। हमें कौन सी वाली ज्ञात करनी है? ये खड़ी वाली, h1 इसको कह दिया और इसको हमने क्या कह दिया? h2, ठीक है। और हमारे पास संबंध है कि जब भुजाएं और ऊंचाइयों के विषय में बात करें तो भुजा बटे भुजा, ऊंचाई बटे ऊंचाई। भुजा कितनी है? 2, इसकी कितनी है? 3, 2/3। इसकी ऊंचाई कितनी है? h1, इसकी ऊंचाई कितनी है? h2। बस यही आंसर। देखिए, एक समकोण त्रिभुज के कर्ण की लंबाई सबसे छोटी भुजा से 2 गुनी से 2 मीटर कम, 2 मीटर कम। यदि तीसरी भुजा सबसे छोटी भुजा से 2 मीटर अधिक लंबी हो तो क्या बताना है? कर्ण। क्या बताना है? कर्ण। ऑप्शन ये रहे 10, 13, 12, 7। अब हम एक चीज तो जानते हैं कि जितनी भी ट्रिपलेट्स होती है उनमें
कर्ण के मान पर ना तो 12 आता है ना ही 7 आता है, तो दो ऑप्शन तो कट गए। बच्चे कौन कौन से? 10 और 13। तो 10 और 13 वाली लाइन लिखे तो एक होती 6 8 10 और एक होती 5 12 13। कंडीशन को फिट कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब इन्होंने कहा है कि सबसे छोटी भुजा की दोगुनी, सबसे छोटी भुजा कौन सी है? 5। 5 का दोगुना करेंगे तो कितना होगा? 5 दूनी 10 से 2 मीटर कम, 2 और कम कर दो कितना आया? 8। क्या सबसे बड़ी भुजा कर्ण आ रही? क्या इससे आ रही? क्या नहीं आ रही? जरा इसको और करके देख लो। इसका करिए 2 गुना, कहा है ना उन्हें सबसे पहले क्या करें? 2 गुना, तो 6 दूनी और फिर कितना कम करो? 2। और ये करने से कर्ण मिल जाता है, तो कर्ण मिल रहा है क्या? 10 मिल गया। कहने का मतलब आंसर क्या है? बाहु त्रिभुज, सम मतलब समान, बाहु मतलब भुजाएं, मतलब कि जिसकी सभी भुजाएं समान हो उसे क्या कहते? समबाहु। जरा ध्यान से देखें, समबाहु त्रिभुज कुछ इस प्रकार का बनेगा जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं आपस में। कहने का मतलब ए बी और सी तीनों आपस में बराबर हो जाएंगी। इसके बाद देखिए जरा इनके कोण भी क्या होते हैं? आपस में बराबर होते हैं। मतलब कि ये अगर 60 का है तो ये भी 60 का है और ये वाला भी 60 का है। और समबाहु त्रिभुज के तीनों कोण 60 60 60 के ही होते हैं। ठीक है, तीनों कोण भी समान और तीनों भुजाएं भी समान। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें तो मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ समबाहु त्रिभुज के विषय में। समबाहु त्रिभुज तीनों भुजाएं कैसी होती हैं? समान। तीनों कोण भी कैसे होते हैं? समान, और वो भी कितने के? 60-60 डिग्री के। अब इसके बाद अगर हम बात करें तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है? तो क्षेत्रफल होता है √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर बोले तो a स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर बोले तो a स्क्वायर। यहाँ पर a क्या है? ये भुजा है, ये भुजा है। बात समझ में आ गई? √3/4 इंटू a स्क्वायर, ये होता है इसका क्या? क्षेत्रफल। इसके बाद इसका अगर हम परिमाप की बात करें, परिमाप क्या हो जाएगा? 3a। कितना हो जाएगा? 3a। कैसे कैसे? a+a+a कितना हुआ? 3a। बात समझ में आ गई ना? सभी परिमाप मतलब बाहरी लाइनें जो है भुजाएं उनको जोड़ दो, तो a+a+a कितना हो गया? 3a। क्या दोनों चीज समझ में आ गई? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें थी। अब जरा समझिए आप संबंध। अब क्या समझेंगे? संबंध। अच्छा, इसकी ऊंचाई और लिख देता हूं मैं पहले। इसमें होती ऊंचाई, ये रही ये ऊंचाई जो होती है h बराबर, ये क्या होती है आपकी? ये संबंध ही आपका, सीधे संबंध ही समझो। ऊंचाई एवं भुजा में संबंध, ऊंचाई एवं भुजा में संबंध। तो ऊंचाई h बराबर होती है 1.5a। ये रहा 1.5 और ये रहा a, बोले तो √3/2 इंटू a। ये ऊंचाई और भुजा का संबंध है, ऊंचाई और भुजा का संबंध है। अगर भुजा दी हो और ऊंचाई ज्ञात करना हो तो ये फॉर्मूला लगाएंगे √3/2 इंटू a। अब जरा ध्यान से समझिए कि जब ये नया कॉन्सेप्ट है, जब ऊंचाई दी हो तब क्षेत्रफल ये होता है h²/√3 डायरेक्ट, h²/√3। क्या सभी फॉर्मूले समझ में आ गए? क्षेत्रफल क्या होता है समबाहु त्रिभुज का? √3/4 इंटू a²। परिमाप 3a। ऊंचाई एवं भुजा में संबंध क्या होता है? h=√3/2 इंटू a। और जब ऊंचाई दी हो तब क्षेत्रफल h²/√3। ये कैसे आया ये पता करना है। समझना चाहते हो कैसे आया? सब लोग चाहते हो? देखो क्षेत्रफल देखो जरा कितना होता है। अच्छा ये देखो, ये ऊंचाई बात h क्या होता है? √3/2 इंटू यही होता है। ठीक, यानी यार देखो h क्या है? √3/2 इंटू क्या होता है? a होता है यहाँ तक। अब जरा क्षेत्रफल को ध्यान से देखो, क्षेत्रफल में क्या चाहिए होता है? √3 के साथ अपॉन में क्या होना चाहिए? और a का क्या होना चाहिए? स्क्वायर होना चाहिए कि नहीं? चलो ठीक है, कोई बात नहीं। पहले इसको पूरा ट्रांसफर कर दो इस तरफ, ये हो जाएगा 2 नहीं, इसको अभी मत कर दो, इसको ऐसे रहने दो। √3/2 इंटू क्या है? a। ठीक है, अब हमें नीचे क्या चाहिए होता है? 4। अगर 4 चाहिए तो हम क्या कर ले? यहाँ पर इंटू 2 कर ले।
ठीक है, तो इंटू 2 कर लिए। इसके साथ हमें और क्या करना होगा, इंटू 2 ऊपर किए तो इधर भी करना होगा, इधर भी कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। फिर हो गया h, और यहाँ पर अगर हम बात करें नहीं दिक्कत बार भी करना होता है। चलो इसको रोको जरा, देखो बताओ रुक हो जाता है। अगर ये क्षेत्रफल डायरेक्ट निकालना है, देखो कैसे निकलेगा, वर्ग कर दो दोनों पक्षों का, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो इधर भी वर्ग हो जाएगा और इधर भी हो जाएगा, वर्ग हो गया। और वर्ग के बाद देखिए जरा ये h स्क्वायर, इसको 2 बार लिख दो। वर्ग का मतलब क्या, 2 बार लिखना, √3 इंटू √3 और 2 का वर्ग 4 इंटू क्या होगा a स्क्वायर। अब ये √3/4 इंटू a स्क्वायर को क्या लिखते हैं, देखो जरा क्षेत्रफल। तो इतनी जगह लिख दिया मैंने क्या, क्षेत्रफल, और √3 को कहाँ भगा दिया, नीचे, ये हो गया h स्क्वायर अपॉन √3 इज इक्वल टू। देख लीजिए 2D जो कि हम अभी पढ़ रहे हैं, 2D में परिमाप बराबर होते हैं, 2D में परिमाप बराबर होते हैं, जबकि 3D में आयतन बराबर होते हैं। देखें, कोई भी लिखने का प्रयास नहीं करना, सिर्फ केवल समझें। ये आयत है, आयाम का मतलब होता है लंबाई और चौड़ाई। चौड़ाई कितनी है, 4, लंबाई चौड़ाई कोई फर्क नहीं पड़ता है, 4 इस तरफ लिख दीजिए, 5 इस तरफ लिख दीजिए, लिख दिए, ठीक है। तो मोड़ करके अब क्या हुआ कि ये एक्चुअली में होता कैसे, आप कहेंगे कि ऐसे कैसे बन जाता है। देखो नॉर्मल आप ऐसा तार ले लीजिए, जो तार पेंसिल वगैरह या फिर आप कहीं भी जो लपेटने का यूज करते हैं, एक सिंपल तार था, उसको आपने मोड़ के पहले किस आकृति में डाल दिया, आयत में। तो जरा ध्यान से देखना कि ये कोना ये था तार का, ये कोने को आपने ऐसा मोड़ा, फिर ऐसा मोड़ा, फिर ऐसा मोड़ा, फिर ऐसा मोड़ा, तो ये 4 बनाए, ये वाला 5 बनाएगा, ये वाला भी कितना बनाएगा, 4, है ना। अच्छा अगर हम बात कर ले तो टोटल तार की लंबाई कितनी हो गई, टोटल तार की लंबाई कितनी हो गई ये बता दो, 4 और 5 9, 9 9 18 मीटर लंबा तार होगा आपके पास। क्या ये लाइन समझ में आई, तार कितना लंबा होगा, 18 मीटर। अब तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, मतलब आयत बन गया, हमें तो किस आकृति में बनाना है, त्रिभुज में। किस आकृति में बनाना है, त्रिभुज में। कैसी आकृति में, त्रिभुज में। बात समझ में आई कि नहीं, किस आकृति में, त्रिभुज में। और त्रिभुज भी कौन सा, समबाहु। कौन सा बनाना है, समबाहु। और समबाहु बनाने के लिए तार कितना लंबा है तुम्हारे पास, 18। और ये त्रिभुज बनाना है, तीनों भुजाएं इसकी कैसी होंगी, बराबर बराबर। तो ये 18 कितनी भुजाओं में बंटना है, 3 में। तो एक भुजा का मान कितना आ जाएगा, 6, मतलब 6 इधर 6 इधर 6 इधर। देख लो तार आज भी वही है आपके पास, तार नहीं बदला, लेकिन आकृति बदल गई। तार नहीं बदला, क्या बदल गई, आकृति। आयत से क्या बन गया, त्रिभुज। ये आज भी 18 ही है, ये भी 18 था और ये भी क्या है, 18, एक जैसी ये भुजाएं बराबर हो गई। तो ये लाइनें क्या हुई है, जरा इसको समझ लीजिए, मैं एक बार लिख देता हूं। हमने देखा कि आयत का जो परिमाप है, आयत का परिमाप किसके बराबर हुआ, त्रिभुज के परिमाप के बराबर। और मैंने आपको बताया था अब भी कि कभी भी ध्यान रखना 2D पोर्शनों में क्या बराबर हो जाते हैं, परिमाप। क्या बराबर होते हैं, परिमाप। आयत का परिमाप होता है 2 गुणा लंबाई धन चौड़ाई, 2 गुणा लंबाई धन चौड़ाई। वहां तो आपने सीधे ही निकाल दिया। और सूत्र याद नहीं हो तो मैं कह रहा हूँ बार बार, परिमाप के सूत्र याद रखे नहीं जाते, सिर्फ आप तो क्या करें, भुजाओं को जोड़ दो। बात समझ में आ गई, भुजाओं को जोड़ दो। तो सभी भुजाओं को जोड़ दिया तो 2 बार लंबाई आई, 2 बार चौड़ाई आई, इसलिए 2 लंबाई धन चौड़ाई। और इसके बाद त्रिभुज का क्या हो जाएगा, a प्लस 1। ये बात समझ में आ गई। अब यहाँ से हमने देखा 2 गुणा लंबाई कितनी थी, 4, चौड़ाई कितनी थी, 5, और इधर कितना हुआ, 3a। क्लियर। यहाँ से देखो 5 4 9 दूनी 18 बराबर 3a, 3 से कैंसिल कितनी बार, 6 बार। ये a क्या आया, भुजा किसकी आई, समबाहु त्रिभुज की। क्या ये लाइनें क्लियर है। और अगर a बराबर अगर आपका 6 आ चुका है और आपसे पूछा गया है क्षेत्रफल बताइए, और वो भी किस चीज का, समबाहु त्रिभुज का। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 इंटू a स्क्वायर, √3/4 इंटू a का मान कितना है, 6। तो मतलब 6 को 2 बार लिख दो,
2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 3 तिरका 9, करनी 3, यही आपका आंसर है। जबकि आंसर यहीं से डायरेक्ट आ चुका था, मैंने आपको शुरुआत में जितना कराया था, इतना करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, ठीक है ना। जो 2G पर है वो इतना करें, और जो 5G बनना चाहते तो यहाँ तक जो 6 लिखवाया था ना, इसके बाद सीधा इतना लगा देना, आंसर यही आ। बात समझ में आ गई? ठीक, एक आयत जिसके आयाम क्या क्या है, 4 और 2, तो देख लीजिए जरा, एक हो गया 4 और एक क्या हो गया 2, ठीक है। इससे क्या बनाना है, समबाहु त्रिभुज। क्या बनाना है आपको, समबाहु त्रिभुज, मतलब कि जिसकी तीनों भुजाएं कैसी हो, समान। तो ये 2 है तो ये भी, ये 4 है तो ये भी, टोटल जोड़ दो कितना हुआ, 4 4 8 2 10 और 2 12, मतलब कि आपके तार की लंबाई कितनी हो गई, 12। अब इसकी भुजा निकालनी है, इसकी तो कितनी बननी है, 3, टोटल कितनी है 12, और 12 है तो 3 से डिवाइड कर दो, 1 बराबर कितना 4, मतलब ये कितने कितने की आ गई 4। और अगर क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल होता है √3/4 इंटू a², और √3/4 इंटू a का मान कितना है, 4 गुना 4, 1 4 से 4 कैंसिल, 4√3 आपका आंसर। नेक्स्ट देखिए जरा इधर, एक त्रिभुज की भुजाएं कौन कौन सी है, 5 12 और 13, ठीक है। जरा ध्यान से देखें, 5 12 देखते से समकोण त्रिभुज बन गया, वैसे तो हो गया 5 12, हो गया 13। अब इन्होंने कहा है इस त्रिभुज की तीनों भुजाओं के मध्य बिंदु को जोड़कर, मतलब मध्य बिंदु एक ये रहा, एक ये रहा और एक ये रहा, ये मध्य बिंदु हो गए। मध्य बिंदु को जोड़कर एक छोटा त्रिभुज बनाइए, तो मध्य बिंदु को जोड़ते जाइए, एक ये जुड़ गया, यहाँ जुड़ गया, जुड़ गया क्या। और इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल बताना बोले तो DEF, और इसका नाम था ABC। आपको तो कौन सा निकालना है, त्रिभुज DEF। एक बात समझ में आ रही क्या, ये पूरा जो त्रिभुज था उसके अंदर एक त्रिभुज बनाया, लेकिन एक बनाने से अन्य और बन गए। अन्य और कितने हैं देख लो, देखो जरा, 1 2 3 4, कितने हो गए 4। और एक पूरा क्या था, समकोण त्रिभुज, पूरा क्या है, समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल देखिए जरा क्या होता है, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, यही होता है। पूरे समकोण त्रिभुज की बात कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा 1/2, आधार कितना है 5, ऊंचाई कितनी है 12, ऊंचाई ये रही कितनी है 12, इसको काट दो, 2 6 12, 6 पंजे 30। ये तो क्या है, संपूर्ण त्रिभुज का क्षेत्रफल, संपूर्ण त्रिभुज का क्षेत्रफल। टोटल कितना हुआ 30। आपको तो कौन सा चाहिए, अंदर, और एक चाहिए ना, टोटल कितने बन रहे 4। अगर ये बराबर है 4 के तो एक बराबर कितना, 4 से काट दो, 4 7 28 और 4 पंजे 20, ये आ गया DEF। अंदर वाले चारों त्रिभुज बराबर है। हाँ बिल्कुल, चारों त्रिभुज बराबर है। क्या क्रमशः क्या क्या है, 72 30 और 78 रुपए 78 मीटर है। तो एक चीज तो पहले हमेशा चेक किया करो कि कहीं त्रिभुज ऐसा तो नहीं कि संपूर्ण त्रिभुज बन जाए। 30 72 और 78, हमेशा पहले त्रिभुज की ट्रिपलेट्स चेक किया करो, कहीं अगर ट्रिपलेट्स अगर फिट हो गई तो वो संपूर्ण त्रिभुज होता है। कौन सा त्रिभुज होता है, समकोण। कौन सा त्रिभुज, समकोण। अगर हम बात करें 30 72 और 78, ऐसी कौन सी संख्या है जो 78 को काट देती है, 6 है कोई, 13 6 78 होती है, 13 6 78 होती है। कहने का मतलब है कि ये 13 6 78 लिखा है क्या, तो फिर अगर इसकी पूरी जोड़ उठाकर लाए तो 5 12 13, अब 13 6 78 है तो ये भी ऐसे ही होना चाहिए। फिर क्या बैठ रही है, 5 6 30, 12 6 72 और 13 6 78, बैठ गई पूरी जोड़, ट्रिपलेट बैठ गई। और ट्रिपलेट्स जैसी बैठी तो हम समझ गए कि ये कौन सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज मतलब 30 72 और 78। क्या ये लाइनें क्लियर है? और अगर इतना क्लियर है तो इसके बाद तो हमें क्या करना है, इसका क्षेत्रफल निकालना होगा। सबसे पहले क्या निकालना होगा, क्षेत्रफल। और क्षेत्रफल हम जानते हैं क्या होता है, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। कितना हुआ, कितना हो चुका है, इसको निकाल लीजिए जरा, काट दीजिए 2 से कितनी बार, 36 बार। 36 दिया 108, 36 दिया 108 और 1 0, और काय में आएगा मीटर का स्क्वायर। क्या इतनी लाइनें क्लियर हो गई, क्षेत्रफल तो आ गया, लेकिन इस जगह को क्या करना है, समतल। क्या करना है, समतल। और समतल करने के लिए जो भी ठेकेदार था ना, उसने बताया रेट क्या है कि मैं तो 20 पैसे
प्रति मीटर स्क्वायर की दर से लूंगा। किस हिसाब से पैसे ले रहा है? 20 पैसे प्रति मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर दिख रहा है? इस मीटर स्क्वायर की वैल्यू कितनी बोल रहे हैं? 20 पैसे। तो रख दो यहाँ पर 1080 और यहाँ पर मीटर स्क्वायर की जगह 20। लेकिन ये तो क्या है? पैसे। और आप बताएंगे मुझे 1 रुपए में कितने पैसे? 100 पैसे। तो 1 पैसे में कितने रुपया? 1/100 रुपए हो जाएंगे 1 पैसे में। बात समझ में आ रही? 1 पैसे में कितने रुपए? 1/100 रुपए। तो ये पैसे की जगह 1/100 रुपए चिपका दें क्या? ठीक है, तो देखिए जरा ध्यान से 1080 इंटू 20 और ये पैसे हटाए, ये पैसे था, पैसे की वैल्यू ये कह रहा है 1/100 और क्या? रुपए। बस यहीं से आपके जो भी आना वो रुपए यही आएंगे। अब काटें, एक ही जीरो काट दें, एक 2 जीरो काट दिए, कोई दिक्कत नहीं। 108 दूनी 216 रुपए। कितनी लागत लगेगी? लागत कितनी आई? 216। बताइए जरा कहाँ दिक्कत आई, किसको आई? त्रिकोण के भुज क्रमशः 16, 12 और 20 है। तो ये 16, 12, 20 लिखते से ही समझ में आ जाना चाहिए कौन सा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज। पढ़िए हमने ये जोड़ 16, 12 और 20। ठीक है, तो देख लीजिए जरा, ये 12, ये 16, ये 20। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं? अब इतना होने के बाद इन्होंने कहा है कि इसके सबसे लंबे भुज की लंबाई बताइए। क्या पूछ रहा है? ये सबसे लंबे भुज की लंबाई। अब सबसे लंबे भुज की लंबाई मतलब ये है कि यहाँ पर ये आपको ये डालना है, ये लंबाई। ठीक है, और इस भुज की लंबाई बतानी है, इस h का मान बताना है। ठीक है, ये बताना है आपको सबसे लंबे भुज की लंबाई। ठीक है, अब ये सबसे लंबे भुज की लंबाई कैसे निकलेगी जरा देख लो। अब अगर हम बात करें तो पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, जरा एक बार क्षेत्रफल निकाल लें। क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, यही होगा। 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। ठीक है, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। आधार कितना है? 12, ऊंचाई कितनी? 16। तो रख दीजिए 1/2 आधार हो गया 12, ऊंचाई हो गई 16। काट दो जरा, 2 से 6, 16 6 96। इतना तो हो गया ये क्षेत्रफल। अब हमें क्या निकालना है जरा बहुत ध्यान से देखिए। इस भुज की लंबाई चाहिए हमें ये वाला, तो इसके लिए ये वाले में भी लगा दो आप, तो ये वाले में भी क्षेत्रफल लगा दो। 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। क्या चाहिए हमें? ऊंचाई तो चाहिए। तो इसको लगाने के लिए हमने लगाया 1/2, फिर से लगा दिया क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। क्लियर है? ठीक। अब 1/2 आधार कितना दिख रहा है? 20। ऊंचाई हमें ज्ञात करना है। अब कहेंगे क्षेत्रफल कहाँ है? ये क्षेत्रफल ये वाला रहे, क्षेत्रफल ये वाला रहे। कितना था? 96। अब काटो जरा, कितना आ रहा है? 2 से काट दो, कितनी बार? 10 बार। 10 को इसके नीचे ले जाओ। 96/10 इज इक्वल टू h, और यहाँ पर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 9.6। ये आंसर। 9.6। देखिए जरा यहाँ पर क्वेश्चन देखा। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें यदि इसके 2 आयाम और परिधि। ये क्या बोला गया? 2 आयाम और परिधि। कई बार क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, पेपर के समय पर हम ध्यान नहीं देते और तीनों को हम भुजाएं मान लेते हैं। कई बार गलतियां ये हो जाती हैं, तो इन गलतियों से बचें और क्वेश्चन को एक बार अच्छे से रीड करें। कहा गया है 2 आयाम, तो ये दोनों क्या है? भुजाएं। और ये तीसरा क्या है? तीसरा क्या है? परिधि। और परिधि मतलब होता है परिमाप। परिधि मतलब परिमाप। और आपको ज्ञात क्या करना है? त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो अब अगर हम बात करें तो ये क्या है? परिमाप है। तो यहाँ से सॉल्व होगा आपका क्वेश्चन कि अगर एक भुजा a बराबर कितना है? 9, और अगर b बराबर कितना है? 11, और ये a प्लस b प्लस c तीनों का बराबर कितना है? 34। बात समझ में है? ये तीनों भुजाओं का योग है कितना? 34। तो a पता है आपको 9 है, b पता है 11 है, तो c कितना? 11 दो 9 प्लस 11 प्लस c बराबर 34 के। तो c बराबर हो जाएगा 34 माइनस 11 और 9, 11 और 9 20, उस तरफ जाएगा माइनस हो जाएगा। c बराबर कितना बचा? 14। क्या तीसरी भुजा पता चल गई? ठीक है, जरा ध्यान से देख लो। कुछ त्रिभुज इस प्रकार से होंगे, ऐसा कुछ होगा आड़ा टेढ़ा सा। a बराबर 9 मान लीजिए आप, b बराबर 11, 9 11 और ये कितनी हो गई? 14। ठीक है, क्या त्रिभुज में कहीं भी कोई भी समानता समझ में आ रही है? क्या कोई समानता समझ में आ रही है? नहीं आ रही। और अगर नहीं आ रही तो एक काम कर सकते हैं, फिर हम क्या लगाएंगे? विषमबाहु। और विषमबाहु त्रिभुज है तो विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल देखिए जरा। विषमबाहु का क्षेत्रफल समझे। विषमबाहु का क्षेत्रफल को ही बोलते हैं हेरोगसू।
क्या बोलते हैं, हैरो का। और हैरो का सूत्र कहता है अंडर रूट एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस सी। और अगर ये तीनों चीजें जाए तो यहाँ एस क्या है, तो एस भी समझ लीजिए। एस इज इक्वल टू होता है अर्ध परिमाप। क्या होता है, अर्ध परिमाप, मतलब तीनों भुजाओं का योग बटा 2। तीनों भुजाओं का योग दिया था उन्होंने कितना, 34/2। 2 से काट दो कितनी बार, 17 बार। कितना आ जाएगा, 17। तो बस यहाँ पर रखते जाइए अंडर रूट एस का मतलब कितना है, 17, योग है 17। फिर 17 माइनस ए कितना लिखेंगे, 9। फिर 17 माइनस बी कितना, 11। और फिर 17 माइनस सी कितना है, 14। इसको सॉल्व करेंगे तो अंडर रूट जो गया 17 में से 9 गया 8 और 17 में से 11 गया 6 और 17 में से 14 गया 3। अब यहाँ पर अगर आपने गुणा कर दिया तो फंस जाओगे। गुणा नहीं करना गलती से भी, गुणा नहीं करना है। और क्या कर दो, इसको और सरल कर दो और तोड़ दीजिए। देखिए जरा, ये 17, इसको क्या लिख सकते हो, 4 गुणा 2। इसको क्या लिख सकते हो, 3 गुणा 2। और एक और क्या लिखेंगे, 3, या फिर 2 गुणा 3 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, 2 गुणा 3। ये बात समझ में है कि नहीं भाई। 17 का 17, 8 को लिख दिया 4 गुणा 2, 6 को लिख दिया 2 गुणा 3 और ये 3 का 3 अवेलेबल है। अब देखो जरा जोड़े किस किस के बन रहे हैं, 4 कितने से बाहर, 2 से। 4 कितने से बाहर, 2 से। 2 का जोड़ा कंप्लीट हुआ, 1 2 बाहर। 3 का जोड़ा कंप्लीट हुआ, 1 3 बाहर। और अंदर क्या बचा, केवल 17। इनको गुणा कर लो, 2 दूनी 4 तिया 12 करनी 17, यही आंसर है। त्रिकोण MNP त्रिकोण DEF के समरूप है। तो त्रिकोण बनाया हमने, ठीक है, समरूप है तो रूप समान दिखाई दे रहे होंगे, ठीक है। इसके बाद नाम दे दीजिए MNP और इसका नाम क्या देंगे, DEF। जिसके बाद इन्होंने कहा है त्रिकोण DEF के समरूप है। त्रिकोण MNP का क्षेत्रफल कितना है, 10 24। इसका कितना है, 10 24। और DEF का क्षेत्रफल कितना है, 144। तो आपको बताना। और एक और चीज है, MNP की सबसे बड़ी भुजा कितनी है, 64। सबसे बड़ी कितनी है, 64। तो DEF की सबसे बड़ी भुजा बताइए, ऐसे कहना चाह रहे हैं, क्लियर। और इसके बाद अब हमने देखा कि जब भी समरूप त्रिभुज होता है तो जो क्षेत्रफल होते हैं और जो भुजा होती है, क्षेत्रफल और भुजा का संबंध अभी बताया था मैंने कि आप लिख सकते हैं एरिया ऑफ त्रिभुज MNP और नीचे लिखेंगे एरिया ऑफ त्रिभुज DEF इज इक्वल टू भुजा इसकी कौन सी हल ले ली, MP और नीचे DF और इनका क्या लगाएंगे, स्क्वायर। बस क्षेत्रफल दिया है MNP का कितना, 10 24 और इसका कितना दिया, 144 बराबर MP की भुजा कितनी है, 64 और इसकी भुजा पता है क्या आपको, नहीं ज्ञात करना है, स्क्वायर लगेगा, लग जाएगा। अब ये दोनों कहीं ना कहीं किसी न किसी के स्क्वायर हैं। कितने कितने के, ये 32 का और ये 12 का। तो इसको लिख देंगे ये 32 और इसको क्या लिख देंगे, 12 और स्क्वायर लगा देंगे। ये 32 का और ये 12 का वर्ग है, ये 32 का वर्ग और ये 12 का वर्ग। और यहाँ पर क्या रहेगा, 64/x का वर्ग। वर्ग से वर्ग कैंसिल। आगे की लाइन देखिए जरा क्या बचा, 32/12 बराबर है 64/x। 32 दूनी 64, 12 दूनी 24। x बराबर कितना आ जाएगा, 24। यही आपका आंसर है। जब भी यहाँ समकोण त्रिभुज लग जाता है, समकोण त्रिभुज की ऊंचाई और आधार के बीच में क्या अंतर दिखा रहा है, 7 का, और उसका क्षेत्रफल कितना दिखा रहा है, 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपको क्या बताना है, परिमाप। तो कोई दिक्कत नहीं है, समकोण त्रिभुज की पहले तो ट्रिपलेट्स लेकर के जाया करो। पहले ट्रिपलेट्स क्या है, 3 4 5, जिसमें अंतर कितने कितने का है, एक एक का। हमें अंतर कितना चाहिए, 7 का अंतर चाहिए, और वो भी केवल ऊंचाई और आधार के बीच में। कर्ण से कोई मतलब नहीं, कर्ण से कोई मतलब नहीं, ठीक। फिर दूसरी लाइए, 5 12 13, 5 12 13, अंतर चेक करना, 7 बैठ गया, अंतर बैठ गया। तो मतलब कि यही हो सकती है। अभी कह नहीं सकते कि यही हो, लेकिन ये कह सकते हैं कि 5 12 13 हो। इसका मतलब ऐसा त्रिभुज बन रहा होगा, 5 12 13 बन रहा होगा। अब क्षेत्रफल इन्होंने देके रखा है कितना है, 30। अपना क्षेत्रफल भी 30 आ जाना चाहिए, तो सही है अपन, ठीक है। तो अपना क्षेत्रफल चेक करते हैं, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, 2 से 6 बार 6 पंजे 30, सही बैठ गया।
बिल्कुल सही है। और अगर ये सही है तो क्या बताना है आपको? परिमाप। परिमाप मतलब तीनों भुजाओं का योग। जोड़ दो, 12 और 13 25 और 5 30। यही आ रहा है, 30 ही आंसर है। 30 ही आंसर है परिमाप भी। एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का संख्यात्मक मान। सबसे पहले समबाहु त्रिभुज बोला है और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? √3/4 इंटू a स्क्वायर। तो समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का मान उसके परिमाप का 2 गुना है। परिमाप कितना होता है? परिमाप 3a। परिमाप क्या रहेगा? 3a का 2 गुना है। क्या ये लाइनें समझ में आई? ये लाइनें समझ में आ गई? और इतना समझते ही आप अगर देखेंगे तो देखो कुछ कट रहा है क्या? ए से ए कट गया, ए से ए कट गया, ठीक है ना। ए से ए कटने के बाद अगर हम बात करें तो क्या बच रहा है? ए बराबर 3 दूनी 6 गुणा 4 और बटे में क्या जाएगा? करनी 3। क्या ये लाइनें क्लियर हो रही है? देख लो एक बार, देख लीजिए भाई। ए से ए कट गया, 3 दूनी 6 हो गया, ये 4 नीचे था तो ऊपर चला गया, ठीक है। और करनी 3 ऊपर था तो नीचे आ गया। इतना लिखने के बाद अब अगर हम बात करें तो क्षेत्रफल फिर से निकलवा रहे हैं ये लोग। क्या निकलवा रहे हैं? क्षेत्रफल। और क्षेत्रफल फिर जानते हैं हम क्या होता है? √3/4 इंटू क्या होता है? a स्क्वायर। तो यहाँ पर रख दीजिए √3/4 इंटू a स्क्वायर। बोले तो a का मान ये रहा, कितना है? 6 इंटू 4 अपॉन √3 एक बार, फिर 6 इंटू 4 अपॉन √3 2 बार। a स्क्वायर का मतलब 2 बार लिख देना। इससे ये कैंसिल हो गया, 1 4 से 1 4 कैंसिल हो गया। इधर पर ये √3 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लो, 6 गुणा 4 बटे में करनी 3 है, परी में कर्ण कर दो, ऊपर भी करनी 3 नीचे भी करनी 3। क्या ये लाइन समझ में आ रही है? क्या ये करनी 3 समझ में आ रहा है? और ये करनी 3 क्या बनेगा? करनी 3 और 3 दूनी 6 कट गया। तो ये कितना हो रहा है? देखो 6 चौके 24 दूनी 48 और इधर क्या बचा? √3। यही आंसर है। देखिए, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल क्रमशः ये दिए गए और ये संबंध मैंने आपको शुरुआत में ही बता दिया। शुरुआत में संबंध बताया था कि क्षेत्रफल और जब भुजा आते हैं, क्षेत्रफल और भुजा आते हैं तो भुजा का वर्ग चलता है, ठीक है। तो बड़े वाले की क्षेत्रफल कितना है? 169 और छोटे वाले का कितना है? 121। और भुजा का वर्ग करना है तो बड़े वाले की भुजा है 26, छोटे वाले की नहीं पता और क्या लगेगा? स्क्वायर। 169 कितने का है? 13 का और 121 11 का और ये वर्ग हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा 26/x और इसका टोटल स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल। और अब यहाँ क्या बच रहा है आपका? देख लीजिए जरा, 13/11 गुणा हो गया 26/x, 13 दूनी 26, 11 दूनी x बराबर आ जाएगा 22। एक समबाहु त्रिभुज इस प्रकार बनाया गया है कि त्रिभुज के दो शीर्ष एक वृत्त के व्यास पर लगते हैं, ठीक है ना। त्रिभुज के 2 शीर्ष कहाँ लगेंगे? एक वृत्त के व्यास पर। यदि वृत्त का क्षेत्रफल 64 पाई है तो त्रिभुज की भुजा बताइए। सबसे पहले चित्र बनाना देखें आप। एक समबाहु त्रिभुज इस प्रकार बना है, ये बना है समबाहु त्रिभुज, ठीक है। और त्रिभुज के 2 शीर्ष एक वृत्त के व्यास पर लग रहे हैं। ये 2 शीर्ष मान लीजिए, त्रिभुज के 2 शीर्ष हो गए। कहाँ लगेंगे? वृत्त के व्यास पर। ये वृत्त बन गया, ये वृत्त का व्यास ही है, ये वृत्त का व्यास है। आप अगर पूरा कवर करना चाहो तो कर लो, ऐसा कवर कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। ये व्यास पर लग गए 2 शीर्ष। इसके बाद इन्होंने क्या कहा है जरा ध्यान से समझिए। फिर कह रहा है कि वृत्त का क्षेत्रफल कितना है? 64 पाई। तो हम लिखते हैं वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल कितना दे के रखा है? 64 पाई। होता क्या है वृत्त का क्षेत्रफल? पाई r स्क्वायर बराबर कितना हुआ? 64 पाई। ये पाई से पाई कैंसिल, 64 कितने का वर्ग? 8 का। तो r बराबर कितना आ गया? r बराबर 8। और अगर ये r बराबर 8 है तो r इस तरफ और r इस तरफ। यहाँ पर r का मान कितना आया? 8। तो यहाँ पर भी कितना रहेगा? 8 और 8 और 8 16। और यही पूछा था उन्होंने कि भुजा बताइए।
समबाहु त्रिभुज की भुजा बताइए। एक भुजा कितनी हो गई? तो भुजा बराबर 8 + 8 बराबर 16। एक 16 तो दूसरी भी 16, तीसरी भी 16। समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं समान होती हैं। ठीक है, आंसर है 16। ये क्वेश्चन देखते इस कथा में आंखों ही आंखों में हो जाएगा वो क्वेश्चन। देखते रहना, नहीं तो नजर हटी और बड़ी बटी। देखो सर मत कहना, टोटल क्या है? परिमाण कितना है? 100। कहने का मतलब a + b + c बराबर कितना कह रहे हैं? ऐसे कह रहे हैं ना। तीनों भुजाओं का मान कितना कह रहे हैं? 4 100। और दो भुजाएं तो कह रहे हैं बराबर है। दो भुजाएं कैसी है? और तीसरी अधिक है, और वो भी कितनी अधिक? कितनी अधिक? हाँ लिखा ये कितना अधिक? 10। सबसे पहले हटाओ इसमें से, कितनी बची? और भुजाएं कितनी है? 3 का भाग दे दो 30। कितना आ गया? 30। मतलब पहली भुजा, दूसरी भुजा, तो 30 30 60, ये तो बराबर हो गई। और चौथी तभी 100 होगा। दो भुजाएं बराबर हो ना। और एक काम करो, अगर नहीं आ रहा समझ तो तीनों को बांट दो 30 30। कह दो हाँ भाई 3 बराबर 30 आया था। 30 काटा था तो कितना आया? 30 30 30 तीनों को दे दो। दे दिए, 90 बट गई। और तीसरी वाली भुजा को 10 ज्यादा देना है तो 10 इसको दे दो। इसको 40 और ये हो गया 30 और ये हो गया 30। 100 बन रहा कि नहीं? वापस देख लो, हो गया। ऐसे ही करना, जितने का अंतर है वो पहले हटा दो और फिर सबको बराबर बांट दो और जिसका ज्यादा देना उसको दे दो।